हाय। ऑडी अल्टरम पार्टेम, इसका क्या मतलब है और ये तीन शब्द क्यों जरूरी है डोमेस्टिक इंक्वायरी करने से पहले? आइए जानते हैं डोमेस्टिक इंक्वायरी के बारे में पूरी कंसेप्ट। ऑडी अल्टरम पार्टेम एक लैटिन वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी डिसीजन देने से पहले दोनों पार्टियों को, यानी जो कंप्लेन किया है और जो डिफेंड कर रहा है, उन दोनों की पक्ष रखा जाए या दोनों की बात को अच्छे से सुना जाए, समझा जाए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए। और दोनों पार्टियों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो लोग अपनी अपनी बात को बोल सके, एक्सप्लेन कर सके और कोई भी ऐसी पनिशमेंट या कोई भी ऐसे डिसीजन जो उनको एडवर्सली इम्पैक्ट करता हो, उसी डिसीजन पहले वो अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर सके। अब जानते हैं डोमेस्टिक इंक्वायरी होता क्या है। डोमेस्टिक इंक्वायरी एक इंटरनल प्रोसेस है जो एम्प्लॉयर करता है। किस लिए करता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अगर कोई भी एम्प्लॉय के ऊपर इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा हो, उसको प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयर एक इंटरनल प्रोसेस कंडक्ट करता है और उसको डोमेस्टिक इंक्वायरी बोला जाता है। अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कुछ की एस्पेक्ट, चार्जशीट और सो कॉज नोटिस। इस प्रोसेस में जो भी एम्प्लॉय के ऊपर एलिगेशन है, एम्प्लॉयर पहले उसको सो कॉज नोटिस भेजता है, यानी जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लेबल हुआ है वो किया है या नहीं किया है उसके बारे में सो कॉज देता है। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये बोलता है, उसके पूरे उस दिन की या उस इंसिडेंट प्योरली एलाबोरेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। टाइम क्या था, डेट क्या था, उस समय कौन सी स्थिति थी, कौन सा माहौल था, प्लेस क्या था, कौन कौन मौजूद थे, वो सारे उस सो कॉज नोटिस में मेंशन करने के बाद एम्प्लॉय को 72 घंटे के अंदर अंदर वो घटना के बारे में एक सो कॉज मांगता है। यानी तुम्हारे बारे में जो एलिगेशन लेबल हुआ है वो तुम किए हो या नहीं किए हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद एम्प्लॉयर जो भी चार्जेस है उसको फ्रेम करता है। यानी वो जो मिसकंडक्ट कौन से टाइप का है, उसका नेचर क्या है, उसका सीवियरिटी क्या है, उसको एक डॉक्यूमेंट में फ्रेम करता है और फ्रेम करके एम्प्लॉय को वापस भेजता है। उसको यानी एम्प्लॉय के ऊपर जो भी एलिगेशन है, जब उनका हियरिंग होगा तो एम्प्लॉय के पास पूरी राइट्स है वो अपने आप को सच साबित करने के लिए एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सके और विटनेस प्रोड्यूस कर सके। और ओपोनेंट की तरफ से जो भी विटनेस, डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके। अगर एम्प्लॉय को जरूरत पड़ता है तो अपने को वर्कर या को एम्प्लॉय को वो अपनी असिस्टेंस के लिए लेके आ सकता है। तीसरी एस्पेक्ट है इम्पार्शियल इंक्वायरी ऑफिसर। इसका ये मतलब है जो भी इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो प्योरली अनबाइज्ड होनी चाहिए या न्यूट्रल होनी चाहिए। दोनों पार्टियों के साथ उनकी कोई संबंध नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर उसी कंपनी की एम्प्लॉई या मैनेजमेंट या वर्कर में से कोई भी व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। वो प्योरली एक बाहर की आदमी होनी चाहिए जो इस सिचुएशन से या इन दोनों से या इन दोनों के बारे में उसका कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं होनी चाहिए। जनरली कोई भी एडवोकेट जिसको डोमेस्टिक इंक्वायरी की रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता हो, उसको इंक्वायरी ऑफिसर करके अपॉइंट किया जाता है। चौथा है एक्सेस टू एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स।
जिस एम्प्लॉय के बारे में एलिगेशन लेवल हुआ हो या चार्जशीट फ्रेम हुआ हो, उसकी पूरी राइट से है वो सारी एविडेंस को वो देख सके, छू सके और क्रॉस एग्जामिन कर सके। एविडेंस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटोग्राफी, कोई भी वीडियोग्राफी या सीसीटीवी फुटेज, किसी भी तरह की एविडेंस जो उस केस से रिलेटेड है या इंक्वायरी ऑफिसर के पास सबमिट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। डेलिक्वेंट एम्प्लॉय की राइट्स है वो सारी एविडेंस देख सके या रेगुलेट कर सके या कंट्रोल कर सके। उतनी मौका या उतनी अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी ही चाहिए। और पांचवा है फेयर डिसीजन, मतलब फाइनल डिसीजन देने से पहले या इंक्वायरी ऑफिसर ऑर्डर कॉपी बनाने से पहले उसकी सारी डिसीजन के पीछे एविडेंस होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। मान लीजिए एक इंक्वायरी ऑफिसर बोलता है कि ये एम्प्लॉई मिसकंडक्ट किया है और वो मिसकंडक्ट मान लीजिए एब्सेंस है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसको ये दिखाना होगा कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से ये इस डेट से इस डेट तक एब्सेंट था और एब्सेंट होने से पहले वो कंपनी को या उसके रिपोर्टिंग मैनेजर को कोई भी कम्युनिकेशन किया नहीं था। उसी टाइम पीरियड के अंदर वो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में व्यस्त नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून हर आदमी को एक जैसा देखता है। इसका दो मतलब है, किसी व्यक्ति को सुने बिना या समझे बिना उसके ऊपर आर्बिट्ररी एक्शन ले लेना या आर्बिट्ररीली पनिशमेंट की डिसीजन दे देना गलत है। दूसरा है इंक्वायरी करने की जो प्रोसीड्यूर है वो फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए। और दूसरा है आर्टिकल 21 जो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका ये मतलब है राइट टू लाइवलीहुड एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है। यानी कोई भी व्यक्ति खुद के लिए या उसकी फैमिली के लिए, उसकी जीवन जीने के लिए जो भी एम्प्लॉयमेंट करता है, जो भी नौकरी करता है, उसको छीनने का किसी का भी अधिकार नहीं है। और उसको छीनने से पहले उसकी जो भी एलिगेशन है या जो भी मिसकंडक्ट है वो प्रूव होनी चाहिए। प्रूव करने के पहले वो सारी प्रोसीडियर फॉलो होनी चाहिए और सारी एविडेंस मेजर होनी चाहिए और सारी प्रोसीडियर फेयर, लॉफुल और जस्टिस होनी चाहिए। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये इंश्योर करता है एम्प्लॉय को आर्बिट्ररीली पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है किसी भी एम्प्लॉय को पनिशमेंट देने से पहले इंक्वायरी प्रोसीडिंग होनी चाहिए और उस प्रोसेस में सारी स्टेप्स फॉलो होनी चाहिए और वो प्रोसीडिंग यूनिफॉर्म, लॉफुल और रीजनेबल होनी चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉयर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायोलेट करता है तो ये पॉसिबिलिटी है उसको पेनल्टी देना पड़े और उसी एम्प्लॉय को रीइंस्टेटमेंट यानी वापस नौकरी में रखना पड़ सकता है। अभी आपको एक चीज करना है, कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है ऐसी कौन से स्टेप जो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायोलेट करता है। तो थैंक यू, नमस्कार।